नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर की एक महिला फिर हुई बेचैन, खाकी ने नाकाबंदी करके लीपा पोती। थिएटर में फिल्म देखने के पहले गाना होगा राष्ट्रगान। सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, 1 सप्ताह में लागू हो जाएगा नियम। गुरुवार को होगी पंचायत समिति निकाय के उपचुनावों की मतगणना। वार्ड 8 में कांग्रेस भाजपा के साथ लगी दांव पर। बालिका आश्रम का अवलोकन करने जीपी हिंदुजा सहित कई उद्यमी पहुंचे दिवाली। 4,500 बच्चों को गोद लेने का रखा लक्ष्य। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं परेशान खाकी और खौफजदा जनता की। शहर में खाकी की मुस्तैदी पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। चेन स्नेचरों के खौफ से खासो आम काफी परेशान है। खासकर महिलाओं का तो अकेले निकलना दूभर हो गया है। बुधवार की सुबह गोवर्धन विलास में रहने वाली एक महिला के लिए कुछ ठीक नहीं रही। वो अपने बच्चों को स्कूल की बस में बिठाकर जैसे ही घर की तरफ लौटी, तभी बाइक पर सवार 2 उचकों ने उसके गले पर झपट्टा मार दिया। महिला के चिल्लाने पर लोग भी घटनास्थल पर पहुंचते उससे पहले दोनों उचक्के महिला को धक्का देकर फरार हो गए। कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आए। सूचना मिलते ही खाकी भी मौके पर पहुंच गई और बाद में पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के आई ब्लॉक में रहने वाली चंद्रकला नागौरी रोजाना की तरह अपने बच्चों को स्कूल की बस में बिठाकर घर की ओर लौट रही थी। तभी राजस्थान हॉस्पिटल वाली रोड पर ब्लैक कलर की पल्सर पर आए 2 नकाबपोश महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन खींचने लगे, तो महिला ने चेन का एक हिस्सा पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचते इससे पहले उचक्के महिला को धक्का देते हुए आधी चेन लेकर फरार हो गए। घटना के दौरान क्षेत्र में राउंड कर रहे सिग्मा संचालक रामस्वरूप भी मौके पर पहुंच गए। उच्चकों का पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार से जाते दोनों ही बदमाश देखते ही देखते कब आंखों से ओझल हुए पता ही नहीं चला। सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस में जाप्ता वारदात स्थल पर पहुंच गए। पास ही स्थित कंडा हाउस में लगे खुफिया कैमरों को जब देखा गया तो उसमें दोनों बदमाश पल्सर पर जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पहचान के आधार पर शहर भर में नाकाबंदी करवाई और बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आपको बता दें कि पिछले 1 माह में गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की यह तीसरी घटना होगी। सभी महिलाओं को ही निशाना बनाया गया है, लेकिन आरोपियों की अभी तक तलाशी नहीं हो पाई है। सवेरे अपनी पोती को छोड़ने गई थी स्कूल में और छोड़ के वापस आ रही थी, तब ये घाटी चढ़ रही थी सेक्टर 14 वाली। तब पीछे से 2 गुंडे आए। मेरे को पता नहीं था गुंडे हैं क्या है। जा रहे थे, एक जने ने मोटरसाइकिल रोक ली और दूसरा उतरा। मैंने समझा जा रहा होगा आगे, यूँ करके मैंने ऐसा ध्यान दिया नहीं। और वो पहले वाला था जो उसने गाड़ी स्टार्ट करके रखी थी और वो जैसे ही आया और चेन खींच के और गाड़ी पे बैठ गया और निकल गया। फिर मैं पीछे पीछे भागी, थोड़ी दूर भागी, हल्ला किया मैंने। फिर बहुत सारे लोग आए, वो उनके पीछे भागे और पुलिस भी आ गई थी टाइम से। और पुलिस का अच्छा काम था, उन्होंने फोटो वगैरह भी निकाले हैं चोरों के, पर क्या पता, अब वो ही जानते हैं कैसा क्या है। जब उन्होंने आपके साथ धक्का मुक्की करी तो आपने उनका कुछ हुलिया देखा या पुलिस को कुछ हुलिया बताया आपने उनको? नहीं, चोरों का हुलिया मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मैं तो चेन ले जा रहे थे तो उसके पीछे भाग रही थी ना, तो ध्यान तो मेरा उनके हुलिये पे नहीं गया था। किस पे आए थे? मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल पे। कौन सी मोटरसाइकिल थी? पल्सर थी। पल्सर पे किसी मोटरसाइकिल में कुछ उनका नाम वाम ऐसा कुछ लिखा हो जो आपने ध्यान दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। पर लाल टी शर्ट पहने हुए था, एक ना आगे वाला जो जैकेट पहन रखा था, इतना जरूर, एक जाड़ा था और एक पतला था।
हुलिया किस तरह का था? बाल बड़े थे, दाढ़ी वाड़ी थी, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं बताया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट ने बुधवार को 9 साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा पाने वाला एक रिश्वतखोर चिकित्सक है। दरअसल वर्ष 2007 में रूप सिंह नाम के चिकित्सक ने इलाज जल्दी करने की एवज में मरीज के परिजनों से 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर गरीब परिजनों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को सूचना दी। पुष्टि होने पर टीम मौके पर पहुंच गई और मरीज के परिजन को चिकित्सक के पास भेजा गया। इशारा मिलते ही टीम ने चिकित्सक के चैम्बर में दबिश दी और उसके हाथ धुलवाए। हथेलियों में लाल रंग आने से पुष्टि हो गई कि चिकित्सक ने वो राशि ली है जो टीम ने ही परिजनों को उसे देने के लिए रंग लगा कर दी थी। 9 साल बाद रूप सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दोषी माना और उसे 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के गायन को लेकर जारी किए गए आदेश का राजस्थान के कई सेवकों ने स्वागत किया है। जनदाय सेवक किरण माहेश्वरी और गौ पालन सेवक ओटाराम दिवासी का मानना है कि राष्ट्रगान के प्रति देशवासियों में सम्मान है। किरण माहेश्वरी ने साफ किया कि पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान गाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस परंपरा को बंद कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद फिर से मनोरंजन से पहले हर खासोआम देश के प्रति सम्मान के एक बार खड़ा होकर गरिमामय तरीके से राष्ट्रगान का गायन करेगा। देखिए, ये पहले भी हमारे जितने भी सिनेमाघर थे उनमें हमारा जो राष्ट्रगान था उसका वहाँ पर होता था राष्ट्रगान। उसमें फिल्म में के साथ ही वहाँ पर दिखाया जाता था राष्ट्रगान और सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसों में ये बंद हो गया। मुझे खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि सभी सिनेमाघरों के अंदर पुनः इस तरीके के राष्ट्रगान शुरू होने चाहिए और राष्ट्रगान का सम्मान सभी नागरिक को करना चाहिए। जब हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो उसके साथ साथ राष्ट्रगान को जब होता है तो तभी हम अपना पूरा गरिमा के होकर और उस राष्ट्रगान को पूरा अपनी तरीके से गाएं। उसको राष्ट्रगान के लिए मैं तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उससे पहले भी हमारी सबकी आस्था है कि हर जगह राष्ट्रगान होना चाहिए और जिस तरह से हो रहा है अभी ये आदेश हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम उनका कोर्ट को भी खूब अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से उनका आदेश हुआ आम जनता में बहुत बड़ा विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ शहर की जनता ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हुए साफ किया है कि मनोरंजन से पहले राष्ट्रगान गाने का फैसला स्वागत योग्य है और ऐसा होना भी चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई के थिएटरों में यह परंपरा आज भी है कि हर फिल्म से पहले यहाँ पर राष्ट्रगान चलता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में यह परंपरा खत्म सी हो गई थी। तो जिसकी इच्छा हो गाए, जिसकी इच्छा नहीं गाए। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जोर जबरदस्ती हो। अगर इच्छा है तो गाए। राष्ट्रगान गाने में कोई बुराई नहीं है, पर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग फिर ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि यार ये हम चीजों पे जबरदस्ती थोप रहे हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान
कॉम्प्लेक्स उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Code 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सैन समाज विकास संस्थान उदयपुर की ओर से बुधवार को नवम सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। शहर के चित्रकूट नगर स्थित छात्रावास भवन में आयोजित हुए विवाह समारोह में 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर UIT अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जगदीश राज श्रीमाली, गणेश डागलिया बतौर अतिथि मौजूद रहे। विवाह समारोह समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। परिणय सूत्र में बंधने से पहले सत्संग भवन के यहाँ से बिंदौली निकाली गई, जिसमें सजी धजी दुल्हने बग्गी में चल रही थी। वहीं दूल्हे घोड़ी पर सवार थे। बैंड बाजों की थाप पर बाराती नाचते गाते दिखाई दिए। बाद में बारात छात्रावास भवन पहुंची, जहां तोरण रस्म के बाद सभागार में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर वर वधुओं ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के इस उपलक्ष्य में बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ के समाज के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जैन, जो आकाशवाणी के अच्छे उद्घोषक भी है और समाज सेवी है, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज की इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से सामूहिक विवाह करके लोगों का पैसे का दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया है। इससे समय की बचत, धन की बचत और एक सामाजिक सरोकार बढ़ता है, जिससे परिवारों के साथ मिलने का ज़्यादा अवसर मिलता है। ऐसा शुभ कार्य किया और उनको एक बधाई और देना चाहता हूं कि उन्होंने ये यहाँ पर स्वयं के भवन बनाकर समाज का और उसमें इसका आयोजन को किया है। ऐसे आयोजन समाज में होने से हमारे में जागरूकता भी बढ़ती है और मृत्यु विवाहिता और अविवाहिता भी रुकती है। इस मौके पे मैं अपनी तरफ से जगदीश राज श्रीमाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के नाते इस समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई।
गुरुवार को प्रदेश में पंचायत समिति सहित निकायों के उपचुनावों के परिणाम आने हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। गिरवा तहसील में जिले भर में हुए उपचुनावों की मतगणना होगी। ईवीएम से मतदान होने की वजह से परिणाम भी जल्दी आ जाएंगे। माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे तक सभी सीटों के परिणाम आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 8 के उपचुनाव पर सभी की नजर टिकी हुई है, या यूं कहें कि दोनों ही पार्टियों की साख भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के दिग्गज जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि उनका एक वार्ड जो पिछली बार बीजेपी के पास चला गया था, फिर से उनकी झोली में आ सकता है। जिस प्रकार से आभा हमेडा और पूरे संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 8 में बीजेपी वापस फिर सत्तारूढ़ कैसे हो, घर घर जाके प्रचार प्रसार किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड के अंदर विकास के जो कार्य किए गए हैं, उनके आधार पर मेरा मानना है कि बहुत अच्छे मतों से आभा जी विजयी बनेगी। और जो कुछ कार्य आम लोगों ने वहाँ बताए हैं, जनता ने बताए हैं, उसको नगर निगम पूरा करेगा। जो कार्य कुछ नगर विकास प्रयास के जिम्मे हैं, उनको भी प्राथमिकता आधार पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनता के अंदर जो उत्साह का वातावरण देखने को मिला है, उससे लगता है कि पक्ष वातावरण बीजेपी के पक्ष में है और उसका परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आएगा और अच्छे मतों से विजयी हो। देखिए, पहले भी चांदनी गौड़ को बीजेपी की ओर से विजयी बनाया था, एक अवसर दिया था। इस बार पुनः, क्योंकि उनके सरकारी नौकरी में जाने के कारण उन्होंने पद को त्यागना पड़ा उनको, और वापस पुनः चुनाव हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आम लोगों की आस्था है, विश्वास है, और वो अपने आस्था और विश्वास इस मत के रूप में प्रकट करेंगे और चुनाव परिणाम भी बीजेपी के अनुकूल ही रहेंगे। और आपने जिस प्रकार से देखा, अभी गुजरात के अंदर भी परिणाम पक्ष में आए हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शहर के चमू विकास में जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उसके आधार पर मेरा मानना है कि निश्चित रूप से विजय होगी। कितने मतों से होगी, मेरा सच मोटा अनुमान है 1000-1200 वोटों से कम विजयी आभा जी बनेगी। नगर निगम उदयपुर के वार्ड नंबर 8 में जो कल उपचुनाव संपन्न हुआ, 101% हम बहुत अच्छे बहुमत से और बहुत अच्छे वोटों से हम वहाँ पे विजय प्राप्त करना जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड पिछले कई सालों से कांग्रेस के प्रत्याशी के पास था। जैसा कि विदित है कि विकास वहाँ का पार्षद करा नहीं पाता, उसका कारण यह है कि काम करने की इच्छा उनके मन में थोड़ी सी कम रहती है। एक बार चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वार्ड के विकास में सिर्फ अपने विकास के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान उनका रहता है। बहन चांदनी को संगठन में 2014 में जो नगर निगम में चुनाव हुए थे, उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, पर वो राष्ट्रीय एथलेटिक होने की वजह से उसका सरकारी नौकरी में चयन हुआ और बहन चांदनी ने आज से 8 महीने पूर्व नगर निगम उदयपुर से इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये सीट रिक्त थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहन आभा जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का इस बार उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। कल सर्व समाज को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान दिखा, मंडल अध्यक्ष होने के नाते, और वहाँ का जो वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल वहाँ के वोटर्स का दिखा, वही देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 500 से 800 वोटों के मध्य, क्योंकि वोटिंग थोड़ी सी कम हुई, 56.5% ही कल वोटिंग रही। बाकी तो ये जीत का आंकड़ा, अगर वोटिंग ज़्यादा होती तो 100% बहुत ज़्यादा हो जाती, हमारा गेप भी बढ़ जाता विजय का। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने अपने विधायक मत से व नगर निगम ने पिछले 4 बोर्ड और इस वाले बोर्डों ने जो वहाँ उदयपुर के अंदर विकास कार्य कराए हैं, उन विकास कार्यों को हमने वहाँ की जनता के बीच में बताया। गुलाब जी भाई साहब ने जो रात दिन यहाँ के पूरे अपने विधायक से जो मत से जो हम लोगों की सहायता भी करते हैं, प्लस जो हमारी राज्य में सरकार है उनका, प्लस केंद्र में जो सरकार है उनका, जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास, इसी को लेकर हमने ये चुनाव लड़ा है। और
अवश्य भारतीय जनता पार्टी कल सवेरे 8:30 बजे आपके समक्ष वार्ड का रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर बहुत ही भारी मतों से विजय होगा। मैं कहूँ इससे ज्यादा आकलन आपको मीडिया कर्मियों को होना चाहिए। आप जनता की नब्ज पहचानते हैं, वहां का माहौल आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है। और निष्पक्ष रूप से कहूँ तो मैं ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आवाम नेता जीतेगी। और पहले हम 521 वोटों से जीते थे, इस बार कम से कम 800,000 वोट के बीच जीतेंगे। हमारा मार्जिन और बढ़ेगा क्योंकि निगम ने वहां विकास के काम कराया, काफी काम करवाया। लोगों की अपेक्षा भी, और लोग जानते हैं कि अगर विकास करवाना है तो इस निगम का पार्षद लाना होगा भाजपा। नहीं, हमारा काम उनके सामने है कि 2 साल हमने जो काम किए हैं केवल इस वार्ड में नहीं पूरे शहर में किया। स्मार्ट सिटी और जितनी योजनाएं, आयुर निधि की योजनाएं हैं, सारी जितनी योजनाएं हम लाए हैं, करोड़ों रुपए की, 1500 करोड़ की 5 साल की योजनाएं जाई हैं, कोई हमारे बजट से भी ज्यादा की योजना है। ठीक है, उसको मूर्त रूप लेने में समय लगता है क्योंकि बजट अब आया है। अब डीपीआर हमारी दिसंबर जनवरी तक बन जाएगी, फरवरी मार्च तक हम उसकी टेंडरिंग कर देंगे, अप्रैल के आसपास मई में हम उनका वर्क ऑर्डर कर देंगे और जून में आपको जमीन पर काम बाहर दिखाई देगा इन सब का, तो लोगों को लगेगा काम हो रहा है। उसके लिए वो चाहें तो बिल्कुल हमारे पास सारे रजिस्टर हैं, कागज हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, जब कभी किसी निर्माण में विशेष रूप से हमें काम करना होता तो पहले हम पार्षद से अनुशंसा लेते हैं कि आपको इस वार्ड में क्या काम करवाना है। ये जितने काम हुए हैं जो पूर्व पार्षद थी चांदनी गौड़, उसने लिख के दिए थे, और अगर वो नहीं थी तो उसके बाद वहां का काम मैंने देखा है क्योंकि पार्षद वहां नहीं है तो, और वो हमने निर्माण समिति को देते हैं। निर्माण समिति उसके बाद जेएन को भेजता है, एस्टिमेट बनाता है, समिति में पास होता है। पास होने के बाद वो जयपुर जाता है, जयपुर वहां से संवाद उसका टेंडरिंग करती है। टेंडरिंग करने के बाद उसको जब बिड खोलते हैं तो देखते हैं बैंक गारंटी है या सारी औपचारिकताएं पूरी है नहीं, उसके बाद उसको वर्क ऑर्डर करते हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 8-10 महीने लगते हैं। जितना काम वार्ड 8 में अभी चल रहा था, ये सारे साल भर 8-10 महीने पहले के चले हुए प्रोसेस हैं। बाकी आचार संहिता हमने एक भी उद्घाटन नहीं किया, एक उद्घाटन जो किया आचार संहिता से शायद 4-5 दिन पहले किया था और उसके बाद आचार संहिता लगी थी। मैंने कहा ना, मार्जिन पहले 521 था, इस बार 800 से 1000 का मार्जिन हमारा जीतने का रहेगा। वार्ड 8 के उपचुनाव के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्रत्याशी नूर बानो और हम सभी कार्यकर्तागण जिस तरह से हम चुनाव लड़े हैं वार्ड 8 में, और जिस तरह जनता का प्यार हमें मिला है, जनता का साथ हमें मिला है, उससे तो मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि वार्ड 8 में हमारी और कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अथक प्रयास करे, जिस तरह इनके मंत्री से लेकर पुराने महापौर, जिला कार्यकारिणी सदस्य, ग्रामीण एमएलए और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 8 दिन तक जिस तरह वार्ड 8 में अपने जी जान झोंकी, उसके बावजूद भी इनको जनता का समर्थन हासिल नहीं हुआ। उसे देख के तो ये लगता है कि करीबन 500 से 700 वोटों से चुनाव हारेंगे। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है जनता हमारे साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी आभा मेटा थी, उसके साथ वार्ड के 4 आदमी कभी कैंपेन के दौरान नजर नहीं आए। जितने भी लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सब बाहर के लोग थे, पदाधिकारी थे जो उनके साथ वार्ड में घूम के कैंपेन कर रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 8 में फिर से कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा और वार्ड 8 में कांग्रेस प्रत्याशी नूर बानो अच्छे मतों से विजयी होंगी। मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत से पहले सरकार पूरी तैयारी करने में जुटी है। 9 दिसंबर से योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत भी संतों के सानिध्य से होगी और इसकी तैयारी के लिए बुधवार को जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी ने संभाग भर के धार्मिक संगठनों की बैठक आयुक्त कार्यालय में ली। बैठक में उदयपुर संभाग के 25 से ज्यादा सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। माहेश्वरी द्वारा सभी संगठनों से योजना के तहत अपनी पूरी भागीदारी निभाने के लिए सहयोग मांगा गया। श्रीमती किरण माहेश्वरी ने साफ किया कि मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के पहले चरण का काम पूरी तरह से सफल रहा और इसी के चलते अब 9 दिसंबर से शुरू होने वाले द्वितीय चरण का काम भी संतों के सानिध्य में आम जन के सहयोग से पूरा होगा। धार्मिक ट्रस्टों और संगठनों के लिए बनी मिनिस्टर्स की सब कमेटी की इस बैठक में जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी, पशुपालन सेवक ओटाराम देवासी और संभागीय आयुक्त के साथ उदयपुर संभाग के प्रमुख संत भी मौजूद रहे। सिलेक्शन सब हो चुका, डीपीआर सब बन चुके, कार्य प्रारंभ 21,000 इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहकर इसको सर्वे करवा लेंगे कि अपन तो पानी बाहर जा रहा है। पहले चीजें खाली रहती थी तो अच्छा होगा, आपके पानी की व्यवस्था अच्छी है आपकी। पहाड़ी इलाका है तो विभाग
उन्होंने कानून का लागू जरूर किया जब तक हमें विधायक लोग संत गुरु सभी जाने के बाद छोटे छोटे एमिकल के रूप में चाहती है, जैसे वो मैंने लिया वो भी आगे है, तो उसका थोड़ा विस्तार हो जाए तो ठीक रहेगा। ये हमारा निवेदन है। पार्लियामेंट अभियान 9 दिसंबर को पूरे राज्य में सेकेंड फेज जो उसका शुरू होने जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज उदयपुर संभाग की हमने जो हमारे सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं उनको लेकर जो हमारी जो सब कमेटी बनी हुई है मिनिस्टर्स की, उसकी एक मीटिंग हमने यहाँ पर संभागीय कार्यालय उदयपुर में रखी, जिसमें इस पूरे संभाग से लगभग 25 हमारे जो प्रमुख समाज के धार्मिक संगठन हैं उन धार्मिक संगठनों के संतों ने और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के ट्रस्ट के मेंबर्स ने, वहाँ के चेयरमैन ने, उन लोगों ने हिस्सा लिया इसमें और पूर्ण रूप से उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया है कि हम लोग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में पूरी तरीके से हमारा योगदान रहेगा और हम सब इसके साथ में जुड़ेंगे, हमारे सारे अनुयायी इसके साथ जुड़ेंगे और इस अभियान को जिस तरीके से फेज 1 में हमने सभी संतों के करकमलों से इसको शुरू किया था, ठीक उसी प्रकार से फेज 2 का भी जो अभियान हमारा है उसको भी हम संतों के करकमलों से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी गांव जहां पर भी ये पूरा अभियान शुरू होगा, प्रत्येक गांव के अंदर जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का काम शुरू होगा वो कोई न कोई संतों के द्वारा, कोई न कोई वहाँ के धर्म गुरु के द्वारा उसकी शुरुआत होगी और इसमें हमने सब समाजों को जोड़ा है, सभी धर्मों को जोड़ा है, इसलिए ये पानी जो है वो बहुत पुण्य का काम है। इसमें सभी को जोड़कर एक पूरा वृहद स्वरूप से योजना को बनाई गई है और हमें पूरा विश्वास है कि संतों के द्वारा जो कार्य को शुरू किया जाता है उसकी बहुत अच्छी परिणति होती है, जो हमने फेज 1 में भी देखा कि जब शुरू हुआ और इतनी अच्छी बारिश आई राजस्थान में कि सारे ही हमारे जो मिनी टैंक्स और सब थे वो सब भर गए और आज भी हम लोग इसी आशा के साथ में इसका शुभारंभ 9 दिसंबर को करने जा रहे हैं। शहर में आए राजस्थान के पशुपालन सेवक उठाराम देवासी ने साफ किया है कि अब प्रदेश में सड़कों पर घूमते पशुओं की समस्या से जनता को जल्द निजात मिलने वाली है। देवासी ने बताया कि राज्य सरकार एक नीति बना रही है जिसके तहत सड़क पर घूमते पशु आम आदमी के लिए परेशानी का कारण नहीं बन पाएंगे। देवासी ने कहा कि जल्द ही सरकार नीति को लागू कर देगी। इसके साथ ही देवासी ने बताया कि प्रदेश की गौशालाओं के विकास के लिए 3 माह के अनुदान को एक साथ जारी किया जाएगा। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाली राशि से भी गौशालाओं की स्थिति सुधारने की कोशिश की जाएगी। सरकार जिस तरह से गायों के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रही है और आने वाले समय में गायों के बारे में इस तरह का एक अलग से गाय नीति बना करके उसके लिए सरकार काम कर रही है कि आने वाले समय में ये जो रोड पे घूमने वाले पशु हैं ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए अलग से एक व्यवस्था हो रही है ताकि ये समस्या का समाधान हो जाए। गौशालाओं के लिए हमने एक नीति बनाई है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का हम अनुदान देंगे। उसके बाद में हमारी और भी आगे नीति है कि जिस तरह से हमारे सेहत से जो पैसे मिल रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी से, उस पैसे से हम गायों के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये हमारी शहर के मीरा कन्या महाविद्यालय में बुधवार को निजी टीवी चैनल्स के प्रसारण पर आचार संहिता की पालना विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज की साहित्यिक समिति की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में संभाग के सभी जिलों के महाविद्यालयों के करीब 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के विषय पर अपने अपने विचार सबके सामने रखे, जिस पर निर्णायकों ने श्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन कर पुरस्कृत किया। प्रतिभागियों का कहना था कि सभी निजी चैनल्स को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, चैनल्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें प्रसारण को लेकर जो स्वतंत्रता मिली है उसके नाम पर अराजकता न हो। इस अवसर पर महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति उमा शंकर शर्मा सहित कई एमजी कॉलेज के प्रोफेसर और छात्राएं मौजूद रहीं। ईटीवी के संभाग प्रभारी डॉक्टर रवि शर्मा और पैसिफिक की प्रोफेसर अर्बुदा पंड्या बतौर निर्णायक मौजूद रहे। एवं समस्त गुरुजन तथा हम सभी इस बात से अवगत हैं कि किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम उसकी आधारशिला, उसकी कार्य प्रणाली और उसके ऊपर नियम लागू होना, यानी वह अव्यवस्थित पद पर अग्रसर होता है और अव्यवस्थित पद पर कोई कार्य जब अग्रसर होता है तो उस कार्य को अव्यवस्थित होता है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी कार्य पर आचार संहिता होनी चाहिए। हर विषय की किसी वस्तु पर या किसी विषय पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है तो वह अनियंत्रित हो जाती है और जब नियंत्रण के मीरा कन्या महाविद्यालय में आज ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस आयोग द्वारा निर्देशित और ये जो टॉपिक दिया गया है उसके लिए वो वाकई उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए
क्योंकि इसका जो टॉपिक है निजी टीवी चैनल्स में प्रसारण से पूर्व आचार्य संहिता लागू करना अनिवार्यतः राष्ट्र हित में। तो इस सारी प्रतियोगिता का जो विषय है वो फोकस है वो राष्ट्र हित में है और छात्राओं के हित को ध्यान रखते हुए इसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर और विभिन्न महाविद्यालयों से, चूंकि ये संभाग स्तरीय है तो यहाँ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, विभिन्न स्थानों से, चित्तौड़ से ये यहाँ पे छात्र छात्राएं एकत्रित हुए हैं और बहुत ही उत्साह से इसमें इस कार्यक्रम में, क्योंकि टीवी और मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बहुत ही आजकल पॉपुलर रहा है और एक ये एजुकेशन का पार्ट, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं पर आचार्य संहिता इसलिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अराजकता ना हो, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसी को हम ध्यान रखते हुए आज हमारी सारी समिति के सदस्यों और प्राचार्य, उपाचार्य सभी के सहयोग से इसका सफल आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से आयोजित समारोह में दुनिया के जाने माने हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन ने शिरकत की। श्री गोपी हिंदुजा शहर में एक शाही शादी में शिरकत करने के लिए 3 दिवसीय प्रवास पर आए हुए हैं। श्री हिंदुजा ने बुधवार को दिवाली में समिति की ओर से संचालित बालिका आश्रम का अवलोकन किया, जिसमें उनके साथ उद्योग जगत के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस दौरान इन केबल के उदयपुर प्रबंधक नागेंद्र लाहौटी, वित्तीय लेखाकार तरुण सोनी और उदयपुर न्यूज के निदेशक राव नारायण सिंह ने भी श्री जीपी हिंदुजा से विशेष मुलाकात कर स्वागत किया, जहां केबल के विस्तार के बारे में भी चर्चा हुई। श्री हिंदुजा सहित उनके साथ आए उद्यमियों ने समिति के करीब 10 बच्चों को गोद लिया है। इस दौरान अपने उद्बोधन में श्री हिंदुजा ने बताया कि उनका लक्ष्य देश भर के करीब 4500 बच्चों को गोद लेकर उनका शैक्षणिक विस्तार करने का रहेगा। समारोह के दौरान समिति के अध्यक्ष अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष यदुराज सिंह, सचिव गिरिजा शंकर शर्मा ने सभी अतिथियों को माला और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था के नीतू सिंह, वीरेंद्र चौबीसा, कमलेश आमेटा, सारिका भट्ट, आलोक जोशी सहित महेश गढ़वाल मौजूद रहे। शुरू से ही बच्चों को एजुकेशन देती है ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई लोग जाते नहीं है एरिया में हमारे ये कि मैं जो शुरू किया उसमें आप सभी बता रहे मेहता जी, आपका शुभ नाम? रश्मि मेहता। सबका दिल से एक लाइब्रेरी हमारी बनाई थी अमर सिंह जी ने, उन्होंने इमीडिएट वहीं पे डिक्लेयर किया हाउस ऑफ लॉर्ड में एक लाइब्रेरी हम आपको देंगे और हमारी इच्छा थी कि लाइब्रेरी आज देखा, लेकिन ये बात यहाँ से 90 किलोमीटर दूर मतलब नहीं है। लाखों लोग आपके अंदर में काम करते हैं और अब आप उनको सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं और आपके जितने मन में सवाल है आप इनसे कीजिए। राजस्थान ओनली वन ब्रांच। अच्छा, और 50,000 सब्सक्राइबर हैं। गिरजा शंकर जी जब मेरे से बम्बई में लंदन में मिले थे तो मैं इनसे काफ़ी इम्प्रेस था और आज सवेरे जब हम वॉक पे थे, जब इनकी सारी मैंने बातें सुनी तो मुझे ये लगा कि इनका जो लक्ष्य है और इनकी जो मन की भावना है, हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं और सबसे ज़्यादा विश्व में जो यंग एज, जो छोटे बच्चे हैं, यूथ है, वो हिंदुस्तान में है। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके ऊपर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए, हम उद्योगपतियों को खास ध्यान देना चाहिए। जो हिंदुजा परिवार है वो 100 साल का है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने 1944 में एक फाउंडेशन बनाई और उनका लक्ष्य एक ही था कि विद्या और अच्छी हेल्थ
मेडिकल हेल्प, इन दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो आज बम्बई में बेहतरीन अस्पताल है जहाँ पर फ्री पेशेंट भी जाते हैं, पैसे वालों से पैसा भी लेते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको सब्सिडाइज भी करते हैं। ये आज राजस्थान बाल कल्याण समिति जड़ोल, जो कि 1981 से 1981 से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, इस तरह इन जिलों में कार्यरत है। और आज हमारे यहाँ राजस्थान बाल कल्याण समिति की 52 एजुकेशन ब्रांचेज है, उसमें एक उदयपुर में भी हमारे बालिका आश्रम है लड़कियों का। उसमें यहाँ उद्योगपति हिंदुजा जी का यहाँ आज आगमन हुआ। हिंदुजा जी के साथ प्रकाश जी लोहिया ग्रुप, के मोदी जो दिल्ली के पास मोदी ग्रुप, मोदी नगर जिन्होंने स्थापित किया। इनके जो मुख्य आने का उद्देश्य था कि संस्था के बारे में जानकारी है। हिंदुजा जी, जीपी हिंदुजा, जिनको गोपी प्रकाश हिंदुजा कहते हैं, वो हमारी राजस्थान बाल कल्याण समिति के पैटर्न हैं। पैटर्न के नाते इनको आज वहाँ प्लान तो ये था कि इनके द्वारा एक हमें फलाश्रम लाइब्रेरी दी गई है, उसका उद्घाटन करना था, लेकिन समय के अभाव में वो वहाँ नहीं जा पा रहे थे। तो हमारी स्थानीय ये शाखा है बच्चों का, ये बालिका आश्रम उदयपुर में, इन्होंने यहाँ विजिट करने आए उनके पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पे यहीं से उन्होंने लाइब्रेरी की उद्घोषणा करी और बच्चों को आशीर्वाद दिया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर की एक महिला फिर हुई बेचैन, खाकी ने नाकाबंदी करके लीपा पोती। थिएटर में फिल्म देखने के पहले गाना होगा राष्ट्रगान, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, 1 सप्ताह में लागू हो जाएगा नियम। गुरुवार को होगी पंचायत समिति निकाय के उपचुनावों की मतगणना। वार्ड 8 में कांग्रेस भाजपा की साख लगी दांव पर। बालिका आश्रम का अवलोकन करने जीपी हिंदुजा सहित कई उद्यमी पहुंचे देवाली। 4,500 बच्चों को गोद लेने का रखा लक्ष्य। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।